नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी आपका विषय अध्यापक कक्षा 12 समाजशास्त्र विषय लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम पाठ नंबर 5 पढ़ा रहे हैं। उसका भाग तीसरा पढ़ेंगे, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम अस्पृश्यता। अस्पृश्यता, ठीक है बच्चों। इसे जानते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है बच्चों, इसे विशेष कहते हैं। इस पे इस तरीके के विचार जैसे निकल के आते हैं, उसके बारे में हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। ये शब्द ऐसा शब्द होता है जिसको सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे संसार में एक शब्द किसी ने इस तरीके की हमें गाली का प्रयोग कर दिया हो, जिसे हम अगर दूसरा नाम दें तो छुआछूत भी कह सकते हैं। कहते हैं जाति व्यवस्था के अंतर्गत घृणित घृणित मतलब जिसमें ईर्षा द्वेष देखी जाती था तथा प्रदूषित आयाम को अस्पृश्यता तथा अथवा छुआछूत कहा जाता है। यानी कहते हैं जाति व्यवस्था के अंतर्गत घृणित और प्रदूषित जो विचार हैं, ऐसे आयाम हैं, ऐसे प्रकार हैं, उनको स्पृश्यता अस्पृश्यता तथा छुआछूत कहा जाता है। यह शुद्धता तथा अशुद्धता के आधार पर समाज की सबसे निम्न माने जाने वाली जाति के सदस्यों के विरुद्ध कठोर शास्त्रीय दंडों का क्या विधान करता है। यानी कहते हैं ये उस प्रकार का होता है, यानी शुद्ध कौन है अशुद्ध कौन है, उसके आधार पर समाज के अंदर जो निम्न माने जाने वाली जो जातियाँ होती हैं उनके सदस्यों के प्रति कठोर शास्त्रीय दंड का विधान इसमें किया जाता है। अस्पृश्य माने जाने वाली जातियों को सामाजिक अनुक्रम में जातियों के भीतर स्थान नहीं दिया जाता है बच्चों। उन्हें व्यवस्था से ही बाहर समझा जाता है। उन्हें इतना अशुद्ध माना जाता है कि उनके जरा से स्पर्श से अन्य जाति के लोगों को क्या हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए इसका नाम क्या दिया, अस्पर्श। यानी स्पर्श हो जाने से अन्य जाति के लोग, अगर कोई उस जाति के लोगों से स्पर्श हो जाता है तो उन्हें क्या, अशुद्ध मानने लगते हैं। इस प्रक्रिया में छूत को कहे जाने वाले व्यक्तियों को कठोर सजा दी जाती है। साथ ही अशुद्ध व्यक्ति को अपने शुद्धिकरण के लिए जैसी क्रियाओं का आयोजन करना पड़ता है जिससे वह शुद्ध हो सके। क्या कहते हैं, जो व्यक्ति किसी को छू देगा, निम्न जाति का व्यक्ति, तो वो उसे दंड मिलेगा, और जो व्यक्ति अछूत यानी अशुद्ध हो गया है उसे अपनी ऐसी अच्छे शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा, शुद्ध कार्यक्रम करेगा, उसके बाद उसे शुद्ध होना पड़ेगा। भारत में कई क्षेत्रों में दूर से अशुद्धता का भी प्रवृत्ति मौजूद है, जिसमें अछूत माने जाने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति अथवा उसकी छाया ही अशुद्ध समझी जाती है। कहते हैं ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं बच्चों जहां पर आज भी स्थिति देखने को मिलती है। अस्पृश्यता का सिद्धांत अछूत व्यक्ति से दूर रहने का आदेश देता है तथा अछूतों पर शास्त्रीय आधार पर कई पात्रता लादता है। अस्पृश्यता 3 प्रमुख आयाम है। इसमें 3 प्रकार की बात इसमें कही गई है, 3 प्रकार दिए गए हैं अस्पृश्यता के। ठीक है बच्चों, वो क्या है, अपवर्जन एवं स्वीकार। नंबर 1 क्या है, अपवर्जन या बहिष्कार। कहने अनादर एवं अधीनता और शोषण, 3 नाम दिए हैं इसमें। देखिए, अस्पृश्यता को परिभाषित करने के लिए इन तीनों आयामों का समान रूप से महत्व है। वैसे कुछ निम्न जातियों को भी अधीनता तथा शोषण का सामना करना पड़ता है। कुछ बहिष्कार के उस चरम रूप को उन्हें सहना नहीं पड़ता जो अछूतों के लिए अभिशाप है। दलितों को बहिष्कार की असहज प्रवृत्ति से गुजरना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर पेयजल के सामान्य स्रोतों से पानी लाने से रोकना, सामूहिक धार्मिक आयोजनों में प्रवेश पर रोक, धार्मिक उत्सवों में ढोल नगाड़े बजाने पर भी क्या होती है, इत्यादि पर क्या होती है, रोक लगाई जाती है। जो कहते हैं किस प्रकार के लोग होते हैं, दलित बहिष्कार जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए। कहते हैं अनादर का और अधीनता के जो जुड़े कार्य से सार्वजनिक रूप से कराना अस्पृश्यता की प्रथा का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें तथाकथित रूप से उच्च जाति के प्रति अनिच्छता के बावजूद सम्मान प्रदर्शित करने का मजबूर करना सम्मिलित है, जिसमें टोपी पगड़ी उतारना, जूतों को उतारकर हाथों में पकड़ना, सिर झुकाना, खड़े रहना इत्यादि ये कार्य करने पड़ते हैं। किसके सामने, उच्च जाति के वर्ग के सामने, उच्च जाति के लोगों के सामने ये कार्य करना पड़ता है। अपशब्द का तथा अपमान सहित उनके लिए रोजमर्रा का काम, इसके अतिरिक्त तरह तरह की आर्थिक शोषण की कुरीति भी अस्पृश्यता से जुड़ी हुई होती हैं। इसमें बेगार प्रमुख है। बेगार का मतलब होता है जिनके पास कोई काम नहीं होता है, जिसके लिए बिना मजदूरी
दिए अथवा काम मजदूरी का कार्य करवाया, कभी कभी उन पर संपत्ति भी छीन ली जाती है। बेगार अगर हम शब्द का प्रयोग करें जिसमें समाजशास्त्र में कहा जा रहा है, वो क्या कहते हैं, बिना मजदूरी के, बिना पैसे के, बिना किसी उसके उनसे काम करा लिया जाता है, और कभी कभी क्या होता है, उनकी संपत्ति को भी छीन लिया जाता है। अस्पृश्यता संपूर्ण भारत के व्याप्त परिघटना है। कहते हैं पूरे विश्व के अंदर अगर बात के बात करें, सब जगह विद्यमान है, जिसके फलस्वरूप गहनता से सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ अत्यधिक अंदर है। अस्पृश्यों को पिछली कई शताब्दियों से सामूहिक रूप से भिन्न नामों से पुकारा जाता है। इन नामों में व्युत्पत्ति का आधार कुछ भी हो किंतु यह अत्यंत अपमानजनक और निंदनीय है। इनमें से अनेक शब्दों का इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। वैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग दंडनीय अपराधों की श्रेणी में स्थान दिया गया है। 1930 के दशक महात्मा गांधी द्वारा हरिजन शब्द का प्रयोग में लाया गया, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। हरिजन शब्द का अर्थ होता है परमात्मा के बच्चे। हरिजन शब्द का जो प्रयोग किया गया बच्चों, वो कौन होते हैं, परमात्मा के बच्चे यानी ईश्वर के बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पूरी तरीके से दलित स्थिति, निम्न जाति की स्थिति के पूरा डायग्राम चित्र में इसमें समझा रखा है, साफ नहीं आ रहा, फिर भी आपकी किताब में दिया गया, आप उसमें देख लेंगे। देखिए एक शब्द दलित है, अभी दलित का नाम आ रहा था, जो अस्पृश्य समुदाय के सदस्य तथा उनके नेताओं द्वारा ही गढ़ा गया। ये शब्द वैसे कहीं से नहीं आया, इनके समुदायों के लोगों के द्वारा ही, नेताओं के द्वारा ये शब्द दिया गया, जिससे आमतौर पर स्वीकार कर लिया गया। दलित शब्द का अर्थ पैरों से कुचलना कहा गया। दलित शब्द का प्रयोग अर्थ का मतलब क्या माना जाता है बच्चों, पैरों से कुचलना, जो उत्पीड़ित जनता का बोधक है। यह शब्द बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा नहीं गढ़ा गया और न ही पूर्व में इसका प्रयोग हुआ। अगर बच्चों आपको बताऊं, बाबा साहब द्वारा ये शब्द नहीं गढ़ा गया, ये नहीं दिया गया, ये पूर्व से ही प्रयोग में है। इस शब्द का अवश्य पीड़ित वर्ग से चिंतन और दर्शन निर्बद्ध है। वर्ष 1970 के दशक में मुंबई में हुए जातीय दंगों के दौरान दलित शब्द का व्यापक प्रयोग हुआ। इस दौरान पश्चिमी भारत में दलित पैंथर नाम से एक उग्र समुदाय उभरा, जिसने अपने अधिकार तथा मान मर्यादाओं के तहत अपनी अलग पहचान बनाने के लिए दलित शब्द का प्रयोग किया। बच्चों इस प्रकार से ये शब्द लगभग 1970 के दशक में बहुत सारे ऐसे जो दंगे हुए, मुंबई के अंदर दंगा हुआ, उसमें इसका बहुत प्रयोग किया गया और कहते हैं ये शब्द पूर्व से ही माना जाता है। देखिए अगले पेज पर चलते हैं। कहते हैं दलित सफाई करने वालों की रोजाना अग्नि परीक्षा। एक जो दलित समुदाय होता है उनकी रोजाना की जो अग्नि परीक्षा, उसके बारे में देखते क्या है। भारत में हाथ से मैल उठाने वालों की बड़ी संख्या है। मेला यानी जो आपने देखा होगा कूड़ा करकट उठाते हैं। नारायणम्मा भी उसमें एक है। वह अनंतपुर आंध्र प्रदेश नगर पालिका के एक सार्वजनिक शौचालय की सफाई करती है। ठीक है बच्चों, शौचालय सूखा है, इसमें फ्लश की कोई भी व्यवस्था नहीं है। फ्लश मतलब क्या होता है, पानी जैसी की व्यवस्था। मल सीट के निचले इकट्ठा होता रहता है। मल मतलब शौच आदि, लैट्रिन वगैरह। नारायणम्मा की काम झाड़ू की सहायता से मल को इकट्ठा कर टोकरी में जमा करना है। टोकरी भरने के बाद उसे माथे पर रखकर ट्रैक्टर ट्राली में रखा जाता है, जो आधा किलोमीटर दूर उसे इंतजार कर रहा होता है। 10 बजे तक यह करने के बाद नारायणम्मा घर वापस आती है। यह नारायणम्मा सड़क पर जा रही होती है तो लोग चिल्लाकर कहते हैं, अरे म्यूनिसिपैलिटी जरा साफ कर दो, यानी कहते हैं कि जो लैट्रिन है, जो शौच है, इसे क्या कर दो, साफ कर दो। नारायणम्मा तथा उनके साथ काम करने वाले को इसी नाम से पुकारा जाता है। सड़क पार करने वाले निकट आने पर अपनी नाक ढक लेते हैं। उन्हें लगता है कि नारायणम्मा के शरीर से बदबू आ रही है। नल या हैंडपंप पर पानी लेने के लिए उन्हें इंतजार करना होता है। कई पानी का नल अथवा हैंडपंप चलाकर उसे पानी देगा। चाय की दुकानों पर उनके लिए प्याले अलग रखे जाते हैं। यह सब रिवाज आज भी अनंतपुर के आसपास की प्रचलित हैं। बच्चों इस प्रकार से कहते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर जो अनंतपुर हुआ है, वहाँ पर ये आज भी देखने को मिलता है। वहाँ के जो हरिजन व्यक्ति होते हैं, जिस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं, दलित व्यक्ति होते हैं, सफाई करने वाले व्यक्ति होते हैं, जबकि हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हरिजन को तो महात्मा गांधी जी ने एक परमात्मा के बच्चों के रूप में कहा है। कहते हैं कि वो लोग आज भी देखने को वहाँ पर स्थिति मिलती है। देखिए जाति और जनजाति के प्रति
भेदभाव मिटाने के लिए राज्य और अन्य संगठनों द्वारा उठाए गए कदम क्या क्या हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए, उन्हें और बड़ा करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ब्रिटेन भारत में जो ब्रिटिश शासनकाल था उस समय की बात करें तो 1935 में अनुसूचित जाति और जनजाति की अनुसूची तैयार की गई, अनुसूचियां तैयार की, जिन्हें समाज में अपमानजनक व्यवहारों के कारण विशेष बर्ताव का पात्र माना गया। कहते हैं आज़ादी के बाद कई नीतियों में यथावत प्रचलन में रखा गया, जबकि कई नई नीतियों का निर्माण किया गया। वर्ष 1990 के दशक में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशिष्ट कार्यक्रम को स्थान दिया गया। वो क्या थे? पुराने तथा वर्तमान जाति भेदभाव को समाप्त करने के लिए उसमें कई क्षति की पूर्ति के लिए सरकार की ओर से महत्वपूर्ण प्रक्रिया का स्थान दिया गया। कहते हैं जब नई नीति का निर्माण किया गया उसमें ऐसी पुरानी कुछ जो परंपराएं उन्हें रखा गया, कुछ नई चीज़ें उसमें जोड़ी गई, जिसमें उसका नाम क्या दिया, जो नई जोड़ी उसका नाम क्या था? आरक्षण के नाम से जाना जाता है। इसके तहत सार्वजनिक जीवन के विविध पक्षों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीटों को अलग से निर्धारण किया गया। अगर हम बात करें आरक्षण क्या होता है, कहते हैं कि सार्वजनिक जीवन के विविध पक्षों के में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीटों का अलग से निर्धारण करना ही क्या नाम दिया गया? आरक्षण है। इसी आरक्षण में राज्य तथा केंद्र विधायकों में सीटों का आरक्षण किया गया। सभी विभागों में नौकरी के लिए आरक्षण तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए भी सीटों को आरक्षित करना है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए यह अनुपात अलग से निर्धारित किया गया। इसी सिद्धांत के आधार पर सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए बनाए गए हैं। अन्य सामान्य कार्यक्रम में भी उन्हें वरीयता दी जाती है। अब बच्चों आरक्षण क्या है? आरक्षण है किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष चीज का यानी एक आरक्षित कर देना, उनकी सीट रिजर्व कर देना। ठीक है बच्चों, कि उन्हें एक स्थान देना, हर तरीके से उन्हें आरक्षित कर दिया जाता है। जाति भेदभाव तथा अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए आरक्षण के अतिरिक्त अन्य कानून बनाए गए, जिसमें दंड की प्रक्रिया तय की गई। ऐसे कानून का निर्माण 1850 के बाद अस्तित्व में आने लगा। केवल धर्म अथवा जाति के परिवर्तन के आधार पर नागरिकों का अधिकार समाप्त नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, वर्ष 2005 में 93वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा वर्ष? 2005 93वां संविधान संशोधन की तरह व्यवस्था करता है, जिसके माध्यम से उच्च स्तर शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया गया। पहले तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए था, फिर आरक्षण किसके लिए भी मिलेगा बच्चों? अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी मिला, जिसे यह अधिनियम 23 जनवरी 2006 को अस्तित्व में आया। वर्ष 1850 के अधिनियम के साथ सरकारी स्कूलों में दलितों को प्रवेश देने के लिए कानून बनाया गया। वर्ष 1850 तथा वर्ष 2006 के बीच के कानून के बीच कई कानून बनाए गए। 1950 में भारतीय कानून लागू हुआ। 1989 में अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया गया, जिसमें अत्याचार होता था ऐसा नियम था, उसके सही करने के लिए 1989 में अत्याचार निवारण अधिनियम में दलितों तथा आदिवासियों के विरुद्ध हिंसा और अपमानजनक व्यवहार के प्रति दंड का उपबंध संशोधित कर उसमें क्या करने के लिए मजबूत बनाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उपबंध किया गया, यानी उसमें ये बात रखी गई कि अनुच्छेद 17 के अंदर कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार से कार्य करेगा कि अस्पृश्यता वाली बात करेगा, छुआछूत वाली बात करेगा, तो उसे क्या दंड का प्रावधान भी इसमें किया जाएगा। कानून अकेला सामाजिक कुप्रथा समाप्त नहीं कर सकता। आज भी ऐसे मामले सामने आते रहते हैं बच्चों, देखे होंगे कि कानून ही सारी काम नहीं कर सकता, जिसमें दलित एवं आदिवासियों के विरुद्ध भेदभाव मामले प्रकाश में आते हैं। समाचार पत्र तथा अन्य संचार माध्यम से हमें इन अत्याचारों के बारे में पता कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, अखबारों में देख सकते हैं, संचार माध्यम से देख सकते हैं, मोबाइल टीवी के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए बच्चों, इसके बाद क्या कहते हैं, जन सहयोग के किसी भी सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। सरकारी कार्रवाई में कह सकते हैं बच्चों बदलाव लाना संभव है, तभी उसमें जन समर्थन प्राप्त हो। कोई भी कमजोर और पीड़ित वर्ग हमेशा अत्याचारों का शिकार नहीं होता। मनुष्य विषम परिस्थिति में भी संघर्ष करने को तैयार होता है और अपनी मान मर्यादा तथा सामाजिक प्राप्ति के लिए एकजुट मनुष्य क्या होता है? एकजुट होना जानता है। इसी चेतना के कारण दलितों ने स्वयं राजनीतिक आंदोलन तथा सांस्कृतिक मोर्चे पर सक्रिय
सक्रियता दिखाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूर्व ज्योतिबा फूले, इयोतिदास पेरियर, अंबेडकर साहब जैसे दलित नेताओं द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी तथा कर्नाटक में दलित संघर्ष समिति जैसे राजनीतिक संगठनों द्वारा नए आंदोलन व संचालित किए गए। दलितों ने राजनीतिक अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। दलितों ने अनेक भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदी, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और बंगाल के हिंदी को महत्वपूर्ण योगदान, साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार से बच्चों आप सभी देखते हो कि अपनी जाति के आधार पर, अपने वर्ग के आधार पर लोगों ने अपना राजनीतिक पार्टी का भी गठन कर लिया। बाबा साहब ने भी देखा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो नेता निकल के आए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी का नाम आप सुनते हो, जिसकी मुखिया इस समय कौन है? मायावती जी, यानी बहन मायावती जी को माना जाता है। ठीक है बच्चों, आप देखिए एक समकालीन उदाहरण है, दलित प्रतिरोध का समकालीन उदाहरण, एक घटना जो घटी उसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम पे हम बात कर लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं क्या है। हरियाणा में सोनीपत रोहतक मार्ग पर, हरियाणा के सोनीपत रोहतक मार्ग पर प्रगति के आश्वासन के लिए लगाए गए बोर्ड के ऊपर संदेश लिखा है कि हमारी राजमार्ग पर गोहाना स्थित है। कस्बे के चौक के आगे दलित बस्ती वाल्मीकि कॉलोनी अवस्थित है। यानी कहते हैं कि चौक के आगे दलित बस्ती है, यानी वाल्मीकि बस्ती वहाँ पर है। 31 अगस्त 2005 को दलित बस्ती को जाट लोगों ने एक भीड़ ने जला दिया तथा लूटपाट की। एक ऐसी घटना घटी 2005 में 31 अगस्त को। दलित युवकों के साथ झगड़े, एक जाट युवक को मार जाने के बाद दलितों की आशंका थी कि उन पर हमला हो सकता है। पुलिस ने सूचना के बावजूद जाटों ने की भीड़ को रोकना उचित नहीं समझा और परिणाम स्वरूप दलितों के 54 घर जला दिए गए। इसकी आगजनी के साथ जाट दलितों को सबक सिखाना चाहते थे। पुलिस प्रशासन, सरकार ने जाटों को बोलबाला था तथा सभी मूक दर्शक बने हुए। तो मूक दर्शक मतलब जो देख रहे थे, कुछ लेना देना नहीं। 5 महीने बाद जलाए गए घरों को फिर बना दिया गया। उन घरों के आग के हिस्से को चमकदार लाल, गुलाबी तथा गहरे रंग से रंगा गया। प्रत्येक घर में दरवाजे पर वाल्मीकि की तस्वीर के साथ संगमरमर की टाइल सजा दी गई, जो इस बस्ती के लोगों की दलित पहचान को उजागर करती है। इस प्रकार से बच्चों एक घटना ऐसी घटी जिसमें आपको देखकर पता चलेगा कि उस 2 साल बाद वो घटना जिसके द्वारा ना घट सके, इस प्रकार से क्रिया की गई। विनोद कुमार नामक युवक ने कहा कि हमें वापस तो आना ही था, यह घर हमारा था। वह अपनी नीले रंग के पुते घरों की बैठक में नए खरीदे गए सोफे पर बैठा है। उसकी आयु 30 से 32 वर्ष है। विनोद दलितों की हिम्मत का प्रतीक है। वह झाड़ू लगाने का काम नहीं करता जो जातिगत समाज में उसे करने को कहा गया था। वह एक बीमा कंपनी में वरिष्ठ सहायक है। अधिकांश दलितों ने शिक्षा को ही अपना लिया। कई लोग मास्टर डिग्री तक हासिल कर ली है। सरकारी तथा गैर सरकारी नौकरी भी प्राप्त हुई है। अधिकांश लड़के लड़कियां स्कूल जाते हैं। वाल्मीकि कॉलोनी के युवकों ने परंपरागत दलित चेतना की जगह नई मूल्यों को आत्मसात किया है। ये नई विचार उनके अंदर आए हैं। दबे हुए तथा तकलीफों में सहन करने वाले दलित नहीं रहे। पहले जो लोग थे उस तरीके के लोग अब नहीं रहे। उन युवाओं ने अपनी वेशभूषा बदल ली। हाव भाव वह उद्धत तथा विरोधी स्वभाव के प्रति होते रहे। किंतु आज भी हरियाणा के अंदर दलितों की जो भूमि है, भूमिहीन है, वहाँ भूमिहीन माने जाते हैं। उनके पास कोई ज़मीन नहीं है। ऊपर की ओर बढ़ाना कठिन है तथा अधिकांश युवा हाई स्कूल के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं क्योंकि गरीबी के कारण आगे पढ़ना कठिन होता है, क्योंकि उनके पास रोजगार की समस्या है आज भी। सुदेश कटारिया ने एक आपबीती बताई कि जब वो मल्टीनेशनल कंपनी में सहायक इंजीनियर के पद पर काम करते हैं। उनके एक घनिष्ठ मित्र जाट हैं, उनके सहपाठी रहे हैं। कटारिया ने मित्रों ने उन्हें एक विवाह समारोह में अपने घर में आमंत्रित किया पर आग्रह किया कि वे अपनी जाति पहचान छुपाएंगे। वह राजी हुए। विवाह समारोह के दौरान एक मेहमान के पूछे जाने पर उन्होंने झूठ बोल दिया। फिर उस व्यक्ति ने गांव का नाम पूछा। सुदेश कटारिया ने गांव का नाम सही बताया। समारोह में उपस्थित उस व्यक्ति ने कहा, यह तो दलितों का गांव में मेहमान तथा घर वालों के बीच विवाद छिड़ गया। उन्होंने एक व्यक्ति को दलित के अंदर कैसे आने दिया। कटारिया ने माना कि इस दलित को सम्मानपूर्वक जीने का हक है। वह पढ़े लिखे दलित युवक को साथ गुरुग्राम के गाँव में जागरूकता के लिए कार्य कर रहे हैं। जागृत, प्रबल, सशक्त होने पर उन्हें एकता के साथ रहने पर बल प्राप्त होता होगा और गोहाना जैसे कांड नहीं होंगे। इस प्रकार से बच्चों क्या कहा इन्होंने, इन व्यक्तियों ने अपनी आपत्ति सुनाई।
जिससे कि ऐसे व्यक्तियों के साथ कभी भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होगा। इन्हें एक शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से अपने आप को मजबूत किया और ऐसा गोहाना जैसा कांड फिर कभी दोहराया नहीं जा सकता। इस प्रकार से बच्चों अस्पृश्यता क्या है, एक छुआछूत है जिसके छूने से उच्च वर्ग का व्यक्ति क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार की जो हीन भावना है, इस प्रकार की जो दुष्ट भावना है, उसे समाप्त करने का प्रयास इसमें किया गया है। अगली वीडियो लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।